नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फायस में स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे भूगोल। अभी हम लोग का चल रहा है जेपीएससी पेपर 3 का है ये। और पिछला क्लास में हम लोग देखे थे वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना आज हम लोग देख रहे हैं निहारिका परिकल्पना। ठीक है। प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना की व्याख्या करें। देखते हैं निहारिका परिकल्पना है क्या और किन के द्वारा दिया गया था। तो निहारिका परिकल्पना जो है 1796 में एक फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास महोदय द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक गतिशील महापिंड था। ठीक है। और इसमें गति के कारण इसका गति धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस गति के कारण इसका क्या हुआ, विकिरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास हो गया। ठीक है। और ऊष्मा का ह्रास होने लगा, उसका ह्रास हो गया। ऊष्मा का ह्रास होने के बाद क्या होता है, इसका बाहरी भाग का जो तापमान होता है वो कम हो गया और ये ठंडा पड़ने लगा। और ठंडा पड़ने के कारण इसमें संकुचन आ गया और इसका आयतन कम हो गया। और जब इसका आयतन कम हो गया तो ये ज़्यादा स्पीड से घूमने लगा। उसके बाद क्या होता है, जब ज़्यादा स्पीड से घूमने लगता है तो इसका बाहरी भाग जो मध्य वाला भाग है, बीच वाला, ये भारहीन होने लगा। ये भारहीन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, इसका उभार आने लगता है। इस तरह का भार होने की वजह से इसमें उभार आने लगता है और उभार आने लगता है। उसके बाद एक छल्ला इससे निकल जाता है इस तरह का बाहर। और एक छल्ला बाहर निकलता है। इसी छल्ला से जो छल्ला बाहर निकलता है, इसी छल्ला से 9 छल्ला का निर्माण होता है। और ये 9 छल्ला क्या होते हैं, आपस में टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। जो शेष बचता है वो निहारिका, वो सूर्य बन जाता है। और जो 9 छल्ला बाहर जो निकलते हैं, टूट के बाहर होते हैं, वो ग्रह और ग्रह के रूप में, उपग्रह के रूप में निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो तीसरा ही है, ये इस तरह पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास के द्वारा किया गया। इन्होंने 1796 में अपने पुस्तक इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में अपना परिकल्पना की क्या की व्याख्या किए। ठीक है। इनकी परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध अद्वैतवादी विचारधारा पर आधारित है। अद्वैतवादी विचारधारा पर दो हम लोग परिकल्पना देखें। पहले देखे थे हम लोग वायव्य राशि परिकल्पना, यह भी अद्वैतवादी विचारधारा पर ही था। और दूसरा है निहारिका परिकल्पना, जो भी हम लोग देख रहे हैं। तो अद्वैतवादी विचारधारा। ठीक है। इस विचारधारा के तहत पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति में एक पिंड को उत्तरदायी माना गया है, जिसे लाप्लास ने निहारिका कहा। लाप्लास महोदय ने जिसे एक पिंड को उत्तरदायी माना गया, उसे लाप्लास महोदय द्वारा निहारिका कहा गया है। और निहारिका किसे कहते हैं, वो आगे देखते हैं निहारिका किसे कहते हैं। लाप्लास ने माना कि ब्रह्मांड में अतीत काल से ही एक गर्म एवं गतिशील महापिंड था। लाप्लास महोदय मानते हैं कि अतीत काल से ही ब्रह्मांड में एक महापिंड था जो गतिशील था। गर्म और गतिशील आकाशीय पिंड को निहारिका कहा जाता है। निहारिका किसे कहा जाता है, गर्म और गतिशील आकाशीय पिंड को निहारिका कहा जाता है। इस निहारिका की गति के कारण विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। जो निहारिका है, इसकी गति क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसके कारण विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। परिणाम स्वरूप निहारिका के बाहरी भाग का तापमान कम हो गया। इस बाहरी भाग को ठंडा पड़ने से निहारिका में संकुचन आया। ठीक है, संकुचन आता है और इसका आयतन कम हो गया। आयतन में कमी से इसकी गति में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार गति में वृद्धि होने के कारण निहारिका के मध्य भाग में क्या होता है, भारहीन हो जाता है। निहारिका का जो मध्य भाग है, जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, वो भारहीन हो जाता है। भारहीन हो जाता है तो इसमें क्या होता है,
एक इस तरह का उभार आने लगता है, ठीक है। और इस तरह उभार आने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे छल्ला का निर्माण होता है। गति के में वृद्धि होने के कारण निहारिका के मध्य भाग में भारीन होने लगे, क्या इसका जो मध्य भाग है वो भारीन होने लगे और यह भाग बाहर की ओर उभरने लगे। आगे चलकर यहाँ के पदार्थ गोल छल्ले के रूप में निहारिका से अलग हो गए और निहारिका का चक्कर लगाने लगे। लाप्लास के अनुसार निहारिका से एक ही छल्ला बाहर निकला। यह छल्ला पुनः 9 छल्लों में बढ़ गया और प्रत्येक छल्ले के केंद्रीयकरण के कारण, अब प्रत्येक छल्ला में क्या हुआ, केंद्रीयकरण आ गया। केंद्रीयकरण के कारण ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ, क्योंकि वो छल्ले जो थे 9 छल्ले, वो छल्ले क्या हो गए, इस तरह टूट टूट के बढ़ गए और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और जो शेष बच गया निहारिका वो सूर्य बन गया। ये लाप्लास महोदय का था, ये बताएं। और जो अवशिष्ट भाग बचा रहा हुआ सूर्य के रूप में रहा। तो ये पहले फर्स्ट भाग का है, ये बताएं कि आरंभिक जो गतिशील निहारिका था इस तरह था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, विकिरण के द्वारा इसका ऊर्जा में ह्रास होने लगा और ह्रास होते तो इसमें ठंडा पड़ गया बीच का भाग और इसमें संकुचन आया, भारी होने के बाद संकुचन आया और इसमें उभार आने लगा। उभार आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं, और उभार आने लगा और उसके बाद क्या हुआ, इसमें छल्ले का निर्माण हो गया। छल्ले का धीरे धीरे उभार बाहर आने लगा और इस तरह एक छल्ला बाहर आ गया और यही छल्ला जो बाहर आया इससे 9 छल्ले का निर्माण होता है। ये रहा फिगर आपका, ये आपका निहारिका रहा, ये आपका छल्ला रहा। इसलिए 3 कलर के यूज किए हैं। 9 छल्ला का निर्माण बना और ये 9 छल्ला विखंडित हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, तो यही ग्रह और उपग्रह में बदल जाते हैं और जो शेष बचता है ये सूर्य बनता है और ये वाला जो है हमारा पृथ्वी है, ठीक। हालांकि लाप्लास की परिकल्पना के सरल होने के कारण इसे लगभग 150 वर्षों तक काफ़ी सराहना मिली। इनका जो परिकल्पना था वो सरल होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिला, 150 वर्षों तक मिला, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इस परिकल्पना को आधारहीन प्रमाणित कर दिया गया है, क्योंकि इस परिकल्पना की कई तत्व गणितीय नियमों के वास्तविकता से दूर है, ठीक है, ठीक है। तो गणितीय नियमों के वास्तविकता के विपरीत है। जैसे यदि कोणीय आवेग के स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान सूर्य और उसके ग्रहों के कुल कोणीय आवेग बराबर होनी चाहिए, कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कहना है उनका जो वर्तमान सूर्य और उसके ग्रहों के कुल कोणीय आवेग बराबर होनी चाहिए, जबकि ऐसा ना होकर संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% जो भाग है, 98% भाग ग्रहों और 2% भाग वर्तमान सूर्य में है। इस प्रकार यह परिकल्पना गणितीय सूत्रों के विपरीत है। आलोचकों के बारे में देखते हैं, आलोचक क्या कहते हैं। आलोचकों का मानना है कि जब निहारिका से एक बड़ा छल्ला निकल रहा है तो इसकी पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए। ये जो निहारिका है, जब इसका एक छल्ला इस तरह मेरा निकला तो इसे तो और भी छल्ला निकलना चाहिए था, लेकिन लाप्लास महोदय का कहना नहीं, एक ही निहारिका, इसे मात्र एक ही छल्ला निकला और ये जो छल्ला निकला इसी छल्ला से और 8 छल्ले का निर्माण हुआ और ये छल्ले टूट गए तो ग्रह का निर्माण हुआ और जो निहारिका से बचा रहा वो सूर्य बन गया। ये लाप्लास महोदय का कहना है। सूर्य में ऐसी कोई छल्ले का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी तक सूर्य में से कोई छल्ले का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। लाप्लास यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील और
तप्त निहारिका थी, पर उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उसमें ऊष्मा और गति कहाँ से आई। लाप्लास महोदय बोलते हैं कि तप्त और गतिहीन निहारिका था, लेकिन इनका कहना है, आलोचकों का कहना है कि था, लेकिन ऊष्मा और गति कहाँ से आया, ये तो बताइए। तो ये कह रहे हैं कि ऊष्मा और गति कहाँ से आई। यदि इस मत को मान लिया जाए कि सभी ग्रहों एवं उपग्रहों का, जो सभी ग्रह और उपग्रह है, को एक ही दिशा में घूमना चाहिए। अगर जो इनका मत है लाप्लास महोदय का, अगर इनको हम मान ले तो सभी उपग्रह जो हैं सबको एक ही दिशा में घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। अतः यह कहा जाता है कि लाप्लास की परिकल्पना, जो लाप्लास महोदय की जो परिकल्पना है, लाप्लास की परिकल्पना एक परिकल्पना मात्र थी, और यह निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये था इसका। और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, और ये धरती विकिरण किसको कहेंगे, ये बोले थे ना, विकिरण के द्वारा उसमें का ह्रास हो गया था ऊर्जा का, निहारिका का, और मध्य भाग में का हुआ था, ठंडा पड़ने लगा था और मध्य भाग में भारहीन हो गया, और उसके बाद उसमें छल्ले का निर्माण होने लगा, तो उभार आने लगा था। तो ये मेरा धरती था, और ये सूर्य की किरणें आती हैं धरती पर, तो क्या उष्मा आती है, और जब वो वापस चल जाती है, खींच लिया आता है, तो ये सूर्य विकिरण बनता है। ठीक है, ये पृथ्वी विकिरण हो गया। धरती गर्म होने पर जो उष्मा धरती से निकलती है उसे विकिरण कहते हैं। तो विकिरण के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो यही था आपका लाप्लास महोदय का परिकल्पना, किस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। एक छल्ला था, इसी छल्ला गतिहीन हो गया, और इसमें विकिरण के द्वारा इसमें ऊर्जा का ह्रास होने लगा, और धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, मध्य भाग में भारहीन हो गया, और इसमें संकुचन आने लगा, और धीरे धीरे इसमें उभार आने लगा, और उसके बाद इससे छल्ले का निर्माण हुआ। और एक छल्ले के से 9 छल्ला का निर्माण होता है, और ये 9 छल्ला जब टूटते हैं तो जो शेष बचता है निहारिका, वो सूर्य बन जाता है, बाकी सब ग्रह बन जाते हैं। यही था लाप्लास महोदय का परिकल्पना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो ग्रहाणु परिकल्पना देखेंगे। पृथ्वी की परिकल्पना जो संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में जो है, वो हम लोग ग्रहाणु परिकल्पना देखेंगे। और ये किनके द्वारा दिया गया है, ये चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया ग्रहाणु परिकल्पना, और ये 1905 में दिया गया था। 1905 में दिया गया था ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन के द्वारा। ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय झारखंड।